सीडीपी की टेस्ट क्लास में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बहुत दिनों से कई टॉपिक पढ़ चुके थे और जैसे कि परीक्षाएं भी अपने नियमित समय पे हो सकती हैं, इसलिए समय समय पे हमको क्या है अभ्यास भी करते रहना है। इसी क्रम में आज हम लोग एक सीडीपी का पेपर लेकर के आए हुए हैं, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस सीडीपी के पोर्शन में पहला जो है क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान होता है। थोड़ा हम आपको समय देंगे, है ना, थोड़ा विचारने का भी समय देंगे। ऐसे तो इसको हम 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्या है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होना चाहिए। एक प्रकार से आप अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करिए, आप अपने गेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले से कहीं पढ़ा नहीं है, पहले से पढ़ा होगा, वो कहीं ना कहीं आप दबी स्मृति में होगा, तो उसको भी अचेतन से हटाकर चेतन मन में लाने की आवश्यकता है आपको। तो पहला है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान होता है। हमको यहाँ पे एक चीज देखनी है, यहाँ पे क्या लिखा है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, शिक्षक, प्रबंधन, पाठ्य पुस्तक। अगर एक इसमें अगर ऑप्शन डाल दिया जाता है शिक्षण प्रक्रिया में प्रमुख स्थान होता है छात्र, तो 90% लोग छात्र पे लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया में एक सिखाने वाला होता है, उसमें प्रमुख स्थान किसका होता है, शिक्षक का होता है। सबका स्थान है लेकिन प्रमुख स्थान किसका है, शिक्षक का है। प्रधानाध्यापक भी एक शिक्षक हो सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर के शिक्षक ही शिक्षण करता है, इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो किसका है, वो शिक्षक का है। फिर अगला है, रोजनविंग परीक्षण मापन करता है। रोजनविंग परीक्षण मापन करता है सृजनशीलता का, आवृत्ति का, रुचि का या कुंठा का। क्या है, कुंठा का। 4 ऑप्शन है इसके। रोजनविंग परीक्षण जो है, हमारे अंदर जो कुंठा होती है उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कुंठाएं होती हैं। जब कुंठा का स्तर ज्यादा हो जाता है तो आप जानते हैं शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया में भी बहुत सारा तनाव का माहौल चलता रहता है। अपना स्टूडेंट बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं, जहाँ हम सामाजिक परिस्थितियों में देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा भार होता है और अपनी क्षमता के अनुरूप वो समस्या का सॉल्व करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो समस्या सॉल्व की कोशिश में सफल ही हो जाए। तो क्या हो जाता है, व्यक्ति कुंठित हो जाता है, तो उसके लिए रोजनविंग परीक्षण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षक के द्वारा बालकों को यह सिखाया जाए कि कब झूठ ना बोले एवं कब सत्य ना बोले। आपने कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत अगर पढ़ा होगा कि वहां पर कभी कभी झूठ बोलने को भी नैतिकता के संबंध में रखा गया। किसी की जान बच रही है, किसी का भला हो रहा है, किसी का आप का अपना लाभ ना देखते हुए किसी का कल्याण कर रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसके लिए आप झूठ भी बोल रहे हैं, तब भी वो क्या है, नैतिकता की श्रेणी में आता है। तो शिक्षक के द्वारा बालकों को यह सिखाया जाए कि कब झूठ ना बोले एवं कब सत्य ना बोले। यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है वो वोल्फ महोदय का है। किसका है, वोल्फ महोदय का है। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वलीनता। स्वलीनता को हम लोग कहते हैं, स्वलीनता कहा जाता है ऑटिज्म। क्या कहा जाता है, ऑटिज्म। और विश्व ऑटिज्म दिवस जो है ना, वर्ल्ड ऑटिज्म डे, ये कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वलीनता क्या है कि बच्चा अपने ही लीन में रखता है, वो आई कांटेक्ट नहीं करता, सिर्फ बिहेवियर को बार बार रिपीट करता रहता है,
अपने पारिवारिक सदस्यों से भी आई कांटेक्ट नहीं करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। टीवी अगर इस एंगल पे रखी है, अगर बदल दिया गया तो इनको बहुत दिक्कत होगी। ऑटिज्म, स्वलीनता इसको कहा जाता है। और स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी है, ये है क्वेश्चन, और इसका उत्तर है लियो कैनर। ठीक है। और स्वालीनता से संबंधित जो विधि है वो टीच विधि है। कौन सी विधि है, टीच विधि है। ये भी पूछा जा सकता है ना, उपचार की टीच विधि स्वालीनता से संबंधित है। हम लोग आते हैं अगले पेज पे, और क्वेश्चन नंबर 5 सही क्रम है मापन आकलन मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है मूल्यांकन आकलन मापन, तीसरा है आकलन मापन मूल्यांकन, और चौथा है मापन मूल्यांकन और आकलन। चलिए भाई इसको देखते रहिए आप लोग। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि बिना मापन के मूल्यांकन नहीं हो सकता, तो मापन के बाद ही मूल्यांकन आएगा, ये तो क्लियर है। पहले क्या होगा, पहले मापन होगा कि मूल्यांकन, पहले क्या होता है मूल्यांकन, बाद में होगा, पहले होगा मापन। अब आकलन को हम कहाँ रखते हैं, देखिए जो आकलन होता है, असेसमेंट होता है, वो सबसे पहले किया जाता है, आकलन सबसे पहले होता है। फिर आकलन के द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ गणितीय संख्यात्मक मान हमारे पास आता है, उस वो मापन हो जाता है। मापन के बाद एक हम निर्णय दे देते हैं, वो क्या हो जाता है मूल्यांकन हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, आकलन मापन एवं मूल्यांकन। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ABL है, क्या है ABL है, ये क्या है ABL, एक्टिविटी बेसिक लर्निंग, एडल्ट बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बाउंड्री लर्निंग। तो ये है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को कहा जाता है ABL। इसमें क्या है कि बच्चा अपनी गतिविधि के आधार पर वो सीखने की कोशिश करता है। ये हम कह सकते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वह सक्रिय रहता है, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहना, सक्रिय रखता है क्या ABL। ठीक है, तो ABL क्या हो गया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अभिवृत्तियां और अभिरुचियां संबंधित हैं, कौशलात्मक से, भावात्मक से, आध्यात्मिक से, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष में जो आती हैं वो आती है मानसिक क्रियाएं। क्या आती हैं, मानसिक क्रियाएं आती हैं। कौशलात्मक से हम क्रिया कुशलता को रखते हैं, हम इसको व्यवसाय से रखते हैं। ठीक है। आध्यात्मिक आप जानते हैं ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में, इन सब चीजों के विषय में जो विचार होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। फिर कौशलात्मक भी नहीं होता। अभिवृत्तियां यानी कि विचार, और जो अभिरुचियां होती हैं वो भावनात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। इसमें पसंद, नापसंद, रुचि, अरुचि, ये सारी चीजें आती हैं। अगले है पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है क्योंकि, 4 ऑप्शन है आपके सामने। छात्र को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं, छात्र को भटकाव से बचाते हैं, शिक्षण को योजनाबद्ध करती है, छात्र को शिक्षा के विषय में सूचित करती है। ठीक है। छात्र को पढ़ने की प्रेरणा देती, पहला ऑप्शन है। छात्र को भटकाव से बचाती है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन शिक्षण को योजनाबद्ध करती है, चौथा है छात्र को शिक्षण के विषय में सूचित करती है। देखिए हम लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, है ना, पाठ योजना जो हम बनाते हैं कि जो भी हमारा शिक्षण है, जो भी हमारा शिक्षण है वो क्या हो, क्रमबद्ध हो, क्रमबद्ध पहले से हम बना देते हैं शिक्षण, तो हमको पता रहता है कि कब कब हमें क्या क्या चीज करना है, कौन से उदाहरण देने हैं, कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करना है,
क्या क्या प्रश्न पूछने। तो हमारा जो शिक्षण हो जाता है वो क्रमबद्ध हो जाता है। अगर आप शिक्षण क्रमबद्ध नहीं करेंगे तो पता अरे ये पॉइंट तो रह ही गया, क्योंकि आपने इससे पहले वर्क किया है, आपने भली बात अपने ऑब्जेक्टिव को लिखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह शिक्षण को क्या करेगी, योजनाबद्ध। एक है छात्र को भटकाव से बचाती है। छात्र अगर ये शिक्षक ही शिक्षण प्लान नहीं बनाएगा तो शिक्षक ही भटक जाएगा। छात्र को तो आप जाने दीजिए, जब शिक्षक भटका हो गया होगा तो छात्र ऐसे ही भटक जाएगा। तो यहाँ पे 8वें का होगा सी ऑप्शन। फिर हम आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोध। बोध क्या है? बोध हम कह सकते हैं एक जिसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है केवल तथ्य हमने याद नहीं किया, हमने तथ्यों को भली बात समझ भी लिया है, केवल हमको सूचनाएं नहीं ज्ञात है, वो सूचना के पीछे क्या लॉजिक है वो भी हमको पता चल गया है, वो कैसे हो रही है घटना वो भी पता चल गया। तो ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग। बोध जिसको हम कहते हैं। अनुवाद करना, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, व्याख्या करना, वर्गीकरण करना। जब आप ग्रामर में किसी चीज की समझ लेते हैं, ट्रांसलेशन की समझ ले लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ले लेते हैं, तो आप क्या करते हैं उस चीज को समझ देते हैं, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो अनुवाद करने की जो प्रक्रिया है, अनुवाद आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर जो रूल और रेगुलेशन है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका, अच्छा इसमें ढूंढना है, ये हमारा होगा, अनुवाद भी होगा। अब इसमें सत्य नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढना है? असत्य। विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, फिर है व्याख्या करना, फिर है वर्गीकरण करना। इसमें हमको क्या ढूंढना है? असत्य कथन है। तो बोध के संदर्भ में हम अनुवाद भी कर लेंगे और हम किसी विषय वस्तु की व्याख्या भी कर लेंगे, हम वर्गीकरण भी कर लेंगे कि सजीव और निर्जीव, 4 चीजें सजीव दी हुई हैं, उसमें एक आध निर्जीव दी हुई हैं। आपसे कहा गया सजीव निर्जीव को अलग करिए, यानी कि आप वर्गीकरण कर दिए। आप सम विषम जब जानते होंगे तभी किसी सीरीज से सम संख्याओं को विषम संख्याओं को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जो विशिष्ट तथ्यों का जो ज्ञान प्रदान करना है वो अनुबोध में नहीं आता है। समझ रहे हैं? वो ज्ञान स्तर पे आता है, जो आपको सूचनाएं देनी जाती हैं वो ज्ञान स्तर पे आता है। इसलिए ये वाला जो तथ्य है वो बोध के संदर्भ में सत्य नहीं है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि असत्य लिखा है कि सत्य लिखा है, सही लिखा है कि नहीं सही लिखा है, इस पे विचार जरूर करिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष दिया हुआ है। भावात्मक क्रियात्मक के बारे में बताया, तो ज्ञानात्मक पक्ष में होते हैं, इसमें पहला क्या होता है? ज्ञान होता है, फिर दूसरा क्या होता है? बोध होता है, तीसरा क्या होता है? अनुप्रयोग होता है, फिर क्या है? चौथा क्या है? विश्लेषण, पांचवा क्या है? संश्लेषण, फिर छठा क्या है? छठा है मूल्यांकन। ठीक है, तो ये सबसे शुरुआती स्तर है ज्ञान का। फिर आता है बोध का। आप चीजों को समझ भी गए, अब आपने उसको व्यवहार में प्रयोग भी कर लिया तो अनुप्रयोग पे आ गया। तो ज्ञान में हम केवल सूचनाएं रट लेते हैं, सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं, लेकिन उन सूचनाओं का मतलब क्या हम नहीं जानते। और आप अनुवाद कर रहे हैं, व्याख्या कर दे रहे हैं, वर्गीकरण करते हैं, यानी कि आप चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन केवल विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान ही प्रदान आप कर रहे हैं, यानी कि आप क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष के केवल ज्ञान लेवल पे ही हैं। ये सबसे निम्नतम स्तर है। ये क्या है? निम्नतम स्तर है। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे उच्च स्तर की ओर बढ़ते जाएंगे, इधर से इधर उच्च स्तर की ओर बढ़ते जाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लूम पे कि कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है या ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। अब अगला, बालक पहचान कर सकेगा का संबंध है। पहचान कर सकेगा ज्ञान से,
कौशल से, अवबोध से कि ज्ञानोपयोग से। देखिए इसका जो है आपका आंसर मिल गया होगा। केवल और केवल पहचान की बात की गई है, बालक को क्या है केवल पहचानने की बात की गई है, समझने की बात नहीं की गई है। तो बालक पहचान कर सकेगा, ठीक है, तो वो ज्ञान स्तर पे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आगमनात्मक अधिगम, जेएस ब्रूनर, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, किलपैट्रिक, संकल्पना मानचित्र, जोसेफ डी नोवाक, ह्यूरिस्टिक विद, एच.ई. आर्मस्ट्रांग। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हमने बताया है कि जो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया है वो डॉक्टर बीएस ब्लूम ने किया हुआ है। किसने किया है? बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया है, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी आगमनात्मक अधिगम, जेएस ह्यूनर और आपके संकल्पना मानचित्र, जोसेफ डी नोवाक, ह्यूरिस्टिक विद के जो जनक है एच.ई. आर्मस्ट्रांग है। ये ह्यूरिस्टिक विद बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ह्यूरिस्टिक विद के जन्मदाता कौन है? टीच, अभी हमने बताया था जो टीच प्रोग्राम है, टीच प्रोग्राम है वह किससे संबंधित है? ऑटिज्म बालक से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑटिज्म बालक से। ऑटिज्म क्या किसे कहा जाता है? हिंदी में इसको स्वालीनता कहते हैं, स्वालीनता। तो ऑटिज्म की जगह स्वालीनता भी लिखा मिल सकता है। तो वह हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चलिए, कौन युग सुमेलित नहीं? उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि, अंश से पूर्ण की ओर संश्लेषण विधि। चिंतन करिए इस पे। देखिए जो उदाहरण से नियम होता है ये होता है आगमन विधि। हमको ढूंढना सुलेमित नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये निगमन विधि होता है। क्या होता है? निगमन विधि होता है। बाकी आपका सही है, विशिष्ट से सामान्य, यानी विशिष्ट क्या, उदाहरण से सामान्य की ओर हम आगमन में जाते हैं, जबकि निगमन में हम क्या करते हैं? नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसलिए ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? परिपक्वता स्वाभाविक परिवर्तन का नाम है, परिपक्वता अर्जित व्यवहार का नाम है, सी है यह आनुवंशिकता से संबंधित है, डी है उक्त तीनों। यहाँ पे लिखा है कथन सही नहीं है। देखिए जो परिपक्वता होती है वह स्वाभाविक होती है, वह अर्जित नहीं होती है। एक उम्र के पास व्यक्ति में स्वयं से ही परिपक्वता आने लगती है, ये विकास का एक क्रम के आधार पे परिपक्वता मिलती है। तो ये कथन सही नहीं कि परिपक्वता अर्जित व्यवहार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। किसके अनुसार खेल ऐसा एकमात्र कार्य है जिससे बालक पूरे मन से करता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। ये जो है हेनरिक कॉल्डवेल कुक का है। इन्हें जो है खेल विद के जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? खेल विद का जनक भी कहा जाता है। कॉल्डवेल कुक को। बुलिमिया है, बहुत सारे विकार आते हैं तो इससे संबंधित है। बुलिमिया क्या है?
देखिए बुलिमिया एक हम प्रकार से कह सकते हैं भोजन विकार। बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसका पेट भर गया है और खाते ही रहता है और खाते ही रहता है, और उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, पेट निकल आता है। तो बुलिमिया जो है वो भोजन विकार है, और ये प्रति किशोरावस्था में ज्यादा देखी जाती है। बुलिमिया नर्वोसा इसको पूरा नाम कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? देखिए चेतना का जो विज्ञान माना गया उससे कहा गया संरचनावाद। व्यवहारवाद ने इसे व्यवहार का विज्ञान माना है। अच्छा ये इस पे आते हैं, ये क्वेश्चन लिखा, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो संरचनावाद जो संप्रदाय है वो मनोविज्ञान को चेतना का मानता है, जबकि व्यवहार का जो विज्ञान है वो व्यवहारवाद मानता है। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? आप जानते हैं कि जेबी वाटसन जो हैं ये व्यवहारवाद के जनक हैं। किसके जनक हैं? व्यवहारवाद के जनक हैं। कौन? जेबी वाटसन। और आप देख रहे हैं जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। पालाव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? ठीक है, एक मशीन है होफमैन मशीन। कौन सी? होफमैन मशीन। वो कंप्यूटर स्टिमुलेशन मशीन बताती है। ठीक है, अगला है संवेग प्रकृति का हृदय है, यह किसका कथन है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये किसने कहा था? ये वुडवर्थ मौत ने कहा था। जबकि संवेग प्रकृति का हृदय है, ये मैकडूगल महोदय का कथन है। ठीक है, आते हैं 23 पे। नर्तकी में किसकी प्रधानता होती है? व्यक्तिगत बुद्धि की, शारीरिक गतिक बुद्धि की, संगीत गतिक बुद्धि की, तरल बुद्धि की? तो इसके अंदर नर्तकी क्या है कि अपने बॉडी का मूवमेंट करती है, तो इसमें हम कह सकते हैं गतिक बुद्धि की अप्रधानता होती है। अब जानते हैं ये, और गतिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? ये मूर्त बुद्धि में निहित होती है गतिक बुद्धि। इसमें क्या होता है? गामक कौशल होते हैं। मूर्त बुद्धि में क्या होते हैं? गामक कौशल होते हैं। तो जो नर्तकी है वो मूवमेंट करेगी, मसल्स को हिलाने डुलाने का कार्य करेगी, उसका मूवमेंट करेगी, तो उसके अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाएगी। दृष्ट बिंब एवं शुद्ध बिंब के एकीकरण से मस्तिष्क में कौन सी क्रिया होती है? क्वेश्चन नंबर 24। जब हम कुछ देखते हैं और जब हमको कुछ सुनाई देता है तो उसके विषय में हम लोग चिंतन करने की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा चिंतन बिंब। आते हैं 25 पे। मोबाइल की घंटे की आवाज से मस्तिष्क में बिंब बनेगा, बताइए। जब देखिए मोबाइल की घंटी बजेगी तो क्या होगा? ये सब सुना जाएगा भाई। तो सबसे पहले श्रुति बिंब का पता चलेगा। पता चलेगा घर में 4 मोबाइल हैं आपके और चारों के रिंगटोन अलग अलग हैं। जैसे मोबाइल बजेगा आप सुनेंगे, बता देंगे किसके रिंगटोन के आधार पे किसका मोबाइल होगा। ठीक है, बालक के मस्तिष्क में भाषा सीखने की प्रक्रिया में बनने वाले बिंबों का सही क्रम क्या है? सही क्रम है, चलिए। श्रुति, दृश्य, भाव, विचार बिंब। अगला है दृश्य, श्रुति, भाव, विचार संभव,
फिर है दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। डी है भाव बिंब, विचार बिंब, दृश्य बिंब और श्रुति बिंब। देखिए सबसे पहले हम क्या है, दृश्य मस्तिष्क में भाषा सीखने की प्रक्रिया में बनने वाले वो का सही क्रम है। सबसे पहले दृश्य बिंब, फिर श्रुति बिंब, फिर विचार बिंब, फिर क्या है, भाव बिंब का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन क्या है, सी सही। अब आते हैं हम लोग 27 पे। चलिए 27 ही क्वेश्चन है इसमें। किसके अनुसार शिक्षण कौशल उन संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता देते हैं। देखिए आपने जाना है कि प्रोफेसर बीके पासी ने शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण भी किया है। शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण भी बीके पासी ने किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अनुसार शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता देते हैं। यह प्रोफेसर बीके पासी का कथन है। प्रोफेसर बीके पासी ने एक सृजनात्मक परीक्षण भी बनाया था, सृजनात्मक परीक्षण का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो ये थे 27 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपने अपना आकलन किया होगा और तैयारी किस रूप में चल रही है आपने परखा भी होगा। अब हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और कुछ अंतराल पे हम लोग एक और मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।